व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही धमाकेदार और बड़ी ही अनबिलीवेबल किस्म की डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं सियासी महाज पर। और वैसे तो उसके ऊपर एक अलग ही मेला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उसका जो आने वाला सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर होने वाला है। क्या खबरें जनाब, मौलाना फजल रहमान साहब की धमाकेदार किस्म की एंट्री हुई है और अचानक से वो पीटीआई के लिए विलन से हीरो बन गए और उनको बड़ा हाथों हाथ लिया जा रहा है। ये क्या काया पलटी है, आपके सामने रखेंगे। एक अहम मुलाकात भी हो चुकी है मौलाना फजल रहमान साहब से पीटीआई के वफ्द की, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल कौन सा उम्मीदवार उतारा है पीटीआई ने, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि पीटीआई ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट हिकमत अमलियां बनाई हैं और अगर आप देखें तो मैं चंद दिन पहले इसी के बारे में बात भी कर रही थी, सिर्फ मैं ही नहीं और भी लोग भी कर रहे थे। तो बहरहाल इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आज बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक एक तशवीशनाक खबर शेयर की गई है पीटीआई की जानिब से, उस पर बात करेंगे। और फिर एक अहम रहनुमा पीटीआई के रिहाई पाने में कामयाब हो गए हैं। तो बड़ी मिली जुली खबरें हैं जनाब, जहां हम ये देख रहे हैं कि एक क्रैकडाउन और सख्ती का अमल ज्यादा तेज करने की बाज़गश्त आती है, तो वहीं मैंडेट जो पीटीआई को इस वक्त सीधा मिला है उसकी वजह से एक हमें बाब दरवाजे खुलते हुए नजर भी आते हैं और यही कुछ जो है इस वक्त हमें सूरत हाल में नजर आ रहा है। तो पहले तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की इंटरव्यू से आगाज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी बड़े सीधे हो गए मौलाना साहब, सीधे सीधे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर ताक ताक कर हमले भी किए और कहा कि जी धांधली हुई है इंतखाबात में और बुरी तरह से उनकी पार्टी को हराया गया है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो ओवरऑल बाकी जो सीटें जीती हैं पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, एमक्यूएम ने, उसके ऊपर भी उन्होंने तहफुजात का इजहार किया। अच्छा, उसके बाद फिर आज जो उन्होंने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है नदीम मलिक साहब के लिए समा टीवी के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इस टाइप का इंटरव्यू वैसे अलीम खान साहब के चैनल पर ऑन एयर भी गया है, तो ये एक अपने आप में एक हैरत की बात है। दूसरा, इस इंटरव्यू के जो अहम निकात हैं दो तीन, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। एक तो मौलाना साहब ने इमरान खान साहब की जो ये बात थी कि जनरल बाजवा खुद जो थे अदम एतमाद के मामले में ऑन बोर्ड थे और उनके इमा पर ही सारा कुछ हुआ, ये कोई ऐसी नई कहानी नहीं है, बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं। और अब बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है ये कहानी दोबारा से क्योंकि अब जो उस सारे मंजरनामे के किरदार थे आहिस्ता आहिस्ता खुद उसकी गवाही देना शुरू हो गए हैं, जिसमें पहले हमने अख्तर मेंगल साहब को सुना, महमूद खान चकजई साहब को सुना और अब उसके जो एक मरकजी किरदार थे, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, वो थे मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने पूरी पीडीएम बनाई थी, उसके सरबराह थे वो। उन्होंने खुद तक अब ये गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो पूरी एक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी वो कोई ऑर्गेनिक तहरीक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अस्करी क़यादत थी और उन्होंने सब पार्टीज को बुलाकर बाकायदा उनको ये टास्क दिया कि इस तरह से करना है और इमरान खान साहब को रुखसत करना है इक़्तिदार से। तो अब ये सारी गवाही जो है वो ऑन रिकॉर्ड खुद मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बानी आ चुकी है और जाहिर है कि इसके ऊपर एक थरथल्ली इसलिए मच गई है कि जो तो इमरान खान साहब के हामी लोग हैं, अब वो एक दफ़ा फिर से ये बात हमें नैरेटिव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खान साहब ने उस वक्त जो बताया था वो सब दुरुस्त था, सच था कि उनकी जो हुकूमत है उसको किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के इमा के ऊपर गिराया गया था। तो अब ये बात खुद वो लोग गवाही दे रहे हैं, पहले तो बाकी वो लोग गवाही देते थे या बात करते थे जो कि शायद इमरान खान साहब के हामी तस्वुर किए जाते, लेकिन अब इमरान खान साहब के नाक़दीन और उस वक्त इस अमल के हिस्सेदार भी इस बारे में अब गवाही दे रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब का इंकशाफ इसलिए इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया। दूसरा, मौलाना साहब ने मजीद भी बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल पीटीआई से बात भी हो सकती है और उन्होंने जो उस वक्त की पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की सारी शराकत थी उसके बारे में भी आगाह किया। फिर ये जो एक बात बार बार कही जाती है कि जी 25 तारीख को 25 मई से पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा तैयार करके बैठे हुए थे और वो किसी भी वक्त इस्तीफा देने वाले थे और फिर मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना था।
तो ये खबर हमें बहुत से सहाफ़ी भी देते हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जब इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया तो फिर हम पीछे हट गए और हमने कहा नहीं जी नहीं, हम कोई अल्टीमेटम में नहीं आने वाले। तो मेरा इस सारे मामले के ऊपर हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है। अगर आप पिछले व्लॉग्स देख लें आपको आइडिया हो जाएगा। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला था उसके बाद से किसी भी मौके के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सीरियस था इस बात के लिए कि हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में जाना है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब को निकाला था उसके बाद से सबको आइडिया था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा था। और इमरान खान साहब ने उस वक्त जो जलसे जुलूस किए, फिर ज़िमनी इंतखाब हुए, फिर जो कुछ भी होता रहा उससे इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती चली गई। तो उसके दरमियान में जितनी दफ़ा भी ये बातचीत की गई और ये कहा गया कि जी हम तो करवाने वाले थे इलेक्शन, और फिर ये जब पंजाब के इलेक्शन के ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उमरता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस साहब ने बातचीत करने के लिए भी कहा था, तो उस वक्त भी एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी का भी ये कहना था कि जी हम तो तकरीबन हल के करीब थे कि इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया, वरना तो अक्टूबर में इलेक्शन मिल रहे थे। तो मेरा उस वक्त भी यही कहना था कि वो सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो दिया जाना था पीटीआई को, और इसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी। आप देखिए इन्होंने जो वक्त पर ड्यू इंतखाबात बनते थे वो तक नहीं कराए, उसको भी 6 मंथ्स आगे किया गया है। तो उसकी वजह अभी भी बड़ी चारों नाचार ये इंतखाबात करवाए गए हैं, और अपनी तरफ से उस वक्त करवाए गए कि जब लगा कि हाँ भाई अब जो है शायद इमरान खान उस तरह से नहीं कामयाब हो सकेंगे। तो इसलिए ये थ्रू आउट 2 साल का जो पीरियड था इसमें कहीं पर भी मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई सीरियस इस बात के लिए कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। तो ये वाली बात आज मौलाना साहब ने खुद भी कंफर्म कर दिया, और उनका कहना है कि 25 मई से पहले जब ये बात की जाती है कि जी शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा लिख के बैठे थे, तकरीर तैयार थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, कभी भी किसी मौके पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक इस चीज की भी मौलाना साहब ने आज तस्दीक कर दी है। तो इससे वो तमाम बयानिया जो बनाया गया था कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक ऑर्गेनिक तरीके से और बड़ी आईनी और जमहूरी तरीके से उनकी हुकूमत को रिमूव किया गया है, तो वो सारा अब मामला जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। अच्छा जी, इस सारी इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू के बाद जो बड़ी दिलचस्प बात हुई वो ये कि पीटीआई को मौलाना साहब यकदम बड़े पसंद आ गए, और उसके बाद अचानक से हमने देखा, ये तो खैर सुबह भी बात हो चुकी थी इस बारे में, जब असद कैसर साहब ने कहा था कि जी हम बिल्कुल मौलाना से भी रब्ता करेंगे, क्योंकि धांधली वाले इशू के ऊपर उनका और हमारा मौक़िफ़ एक है कि मुल्क में इंतखाबात में धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। तो आज ना फिर रात गए असद कैसर साहब, उमर नियाजी साहब, आमिर डोगर साहब और इस तरह से कुछ और अफराद पर मुश्तमिल पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश का चला गया, और फिर वहां पर हमने देखा कि खूब जफ्फियां शफ्फियां डाली गई और जनाब बड़े प्यार मोहब्बत के इजहार किए गए। तो ये अपने आप में देखने में बड़ी एक हंसी भी आ रही थी देखने में कि यानी पीटीआई वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है कि जहां पहले आप इतना ज्यादा मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे, वहां आज उनके चंद बयानात के बाद अचानक से आपको वो इतने प्यारे लगने लग गए हैं और इतना उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और उसके बाद फिर धांधली के इशू के ऊपर बात हुई और फिर दोनों जमातों ने इस बात का इजहार किया कि जनाब बिल्कुल मिलकर इसके ऊपर आवाज उठाएंगे और एहतजाज भी किया जाएगा। तो जी मौलाना साहब इस तरीके से फिर विलन से हीरो बन गए पीटीआई के लिए। और मज़े की बात यह है कि जो पीटीआई के नाक़िदीन हैं वो तो सोशल मीडिया पर उनको शर्मिंदा कर ही रहे हैं कि जी आप कभी डीजल कहते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, और कभी अब आप मौलाना मौलाना करते उनके घर पहुंच गए। और इस बात पे पीटीआई वाले भी शर्मिंदा होने के बजाय और मजे ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, जब मौलाना साहब खुद सब लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो एक दफ़ा हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर किसी बहाने वो हमारे काम आ रहे हैं। देखा जाए ऑन सीरियस नोट तो मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिल भी जाते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं बनने लगी, उनकी कोई ऐसी कौमी असम्बली में इतनी ज़्यादा सीटें तो है नहीं कि उससे कोई नंबर गेम पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ओवरऑल एक मजीद आवाज़ बीच में शामिल हो गई कि जनाब जो इलेक्शंस हैं वो धांधली शुदा हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जमातें इस पर इजहार कर रही हैं और उसमें अब एक और आवाज़ का इजाफा हो गया। तो जाहिर है फिर वो जिसको कहते हैं आपके फिर लाइक माइंडेड जो अगर एक जैसी आवाज़ें आ रही हो तो फिर वो सब आवाज़ें मिलके एक स्ट्रेंथ बन जाती हैं। तो इस वजह से इस तनाजुर में इसकी ज़रूर इम्पोर्टेंस है। अब जनाब फैसला क्या हुआ है, कैसे अब आगे बढ़ना है, इसके ऊपर मैंने जैसे शुरू में भी कहा, पहले भी
मैं कह चुकी हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना चाहिए था, बार बार आवाज़ उठानी चाहिए थी, पुरअमन एहतजाज भी होना चाहिए था। अब ये सारा कुछ हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। दिन दोपहर 2 बजे आज जो है वो यानी आप देखेंगे कि मेरियट होटल में बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया गया। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली के सबूत दिखाए जाएंगे, फॉर्म 45 मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से उम्मीदवार भी वहाँ पर मौजूद होंगे और सारी सिचुएशन जो है वो सामने रखी जाएगी। एक वाइट पेपर टाइप जारी किया जाएगा और सबको बताया जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो एक तो उन्होंने ये फर्स्ट स्टेप लिया है। दूसरा स्टेप जो लिया गया है वो एहतजाज का है। वो सैटरडे का दिन मुकर्रर किया गया है, दिन 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में मुल्क के एहतजाज किया जाएगा और पुरअमन प्रोटेस्ट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इसमें ऑप्शंस थी कि शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए, ये वो, लेकिन मौजूदा तनाजुर में ये मुश्किल नजर आता है कि लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में कोई धरना वरना दिया जाए। तो इस वजह से फिलहाल ये तय किया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अदरवाइज अगर पीटीआई एहतजाज करती है तो हम देखते हैं कि एक यूज ऑफ फोर्स भी नजर आता है उनके अगेंस्ट और काफी ज्यादा जो है एक अजीबोगरीब माहौल हो जाता है, वायलेंस के भी खदशात जन्म लेते हैं। तो अब ये है कि अगर पीटीआई को इसमें एएनपी की सपोर्ट हो या जेयूआईएफ की सपोर्ट हो या जमात इस्लामी की सपोर्ट हो या तहरीक लब्बैक की सपोर्ट हो, तो मुख्तलिफ छोटी जमातें ही सही लेकिन इनकी अगर सपोर्ट होती है तो एक ओवरऑल परसेप्शन बनेगा कि जी मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज है और फिर उसको जाहिर है कि देखना पड़ेगा कि जी आवाज़ कितनी मौसर साबित होती है। तो मेरा ख्याल है कि फिर उस लेवल की शायद हमें उसके ऊपर एक यूज़ ऑफ फोर्स भी शायद नज़र ना आए। तो ये एक बड़ा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहरहाल जी अब हफ्ते के रोज़ का ऐलान किया गया, ये भी खान साहब की तरफ से खुद डेट जो है वो दी गई है। अब आ जाते हैं जी कि क्या अहम नामजदगियाँ हुई हैं। नामजद किया गया है जी मियां असलम इकबाल साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए और अच्छी चॉइस है मियां असलम इकबाल साहब, वफादार साथी हैं खान साहब के। और दूसरी बात यह है कि हमें नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा यानी मसाइल का शिकार भी रहे हैं, काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं उन्होंने। तो इस दफ़ा जो नामजदगियाँ हैं उसमें ये ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि कौन पार्टी से कितना लॉयल है और ये भी कि उसकी क्या पार्टी के लिए कुर्बानियाँ रही हैं, कितना वो दलेर है और कितना वो रेजिस्ट कर सकता है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी नामजदगियां हो रही हैं। तो असलम इकबाल साहब को जी वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया गया। बनना उनका मुश्किल है, जाहिर है नंबर गेम पूरी नहीं है पीटीआई के पास, पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है और मरकज़ में भी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जो उनका तकिया है वो इस बात पे कि शायद हमें नशिस्तें वापस मिल जाएं। अब वो जब कौन जिंदा रहता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक वाली सूरत हाल है कि कब उन्हें मिलें और कब वो बना सकें। लेकिन बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट भी मिलती है इस हवाले से कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो भी उनके साथ उस तरह से अगर खफा नहीं है, पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं पीएमएलएन के साथ कंफर्टेबल नहीं है गवर्नमेंट बनाने में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ इशारे कर रही हैं और इसको आने वाले दिनों में इन इशारों के मतलब भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि जो मैं बात कर रही थी कि वज़ीर आला नामजद किए गए हैं। दूसरी तरफ केपी के उनकी तरफ से खुशखबरियां सुनाई गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से उन्होंने बताया कि जी सेहत कार्ड भी बहाल होगा और जो पहले सारे प्रोग्रेस कर रहे थे लंगर खाने वगैरह वो सब चीज़ें हम बहाल करेंगे और किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम एतमाद करेंगे इदारों पर और कोशिश करेंगे इदारे भी हम पर एतमाद करें। तो आज तो उन्होंने गुडी गुडी बातें की हैं। अब जनाब एक दिन पहले मैं आपको और बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये कि हलीम आदिल शेख साहब जो हैं कराची से पीटीआई के अहम रहनुमा, उनको रिहा कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख साहब भी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होते रहे, बार बार जमानतें भी मिलती रहीं, फिर गिरफ्तार होते रहे, लेकिन आज फाइनली उनको रिहाई मिल गई है बाकायदा। और आज उनकी रिहाई का सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जब बाहर आए हैं तो उनके हाथ में एक पोर्ट्रेट था और जब उन्होंने उसके ऊपर से कवर उतारा तो उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका कुल असासा ये है, कोई बैग वैग नहीं मोबाइल लेके आए, उनका वो आता रहेगा सामान, लेकिन ये एक बड़ी कीमती चीज़ है, सरमाया है जो उनके पास है। और जब उन्होंने वो पोर्ट्रेट का कवर उतारा तो वो इमरान खान साहब की तस्वीर थी और हलीम आदिल शेख साहब ने बताया कि ये तस्वीर खुद किसी कैदी ने बनाई थी और उन्हें गिफ्ट की थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी कुल इस वक्त असासा है और मेरे लिए बड़ी कीमती चीज़ है। तो हलीम आदिल शेख साहब इस तरह इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार करते हुए जेल से बाहर तशरीफ़ ले आए हैं। दूसरी तरफ
बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक तशवीशनाक खबर आई है। उनकी जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफ जई साहिबा, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल भी अच्छे हालात में बनीगाला में मौजूद नहीं हैं और उनको बहुत सख्ती में रखा गया वहाँ पर। और इससे पहले भी ये बात रिपोर्ट हो रही थी कि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, और आज उन्होंने बताया कि 10 दिन के बाद उनकी बेटी को मिलने दिया गया है। मिशाल यूसुफ जई साहिबा के बकौल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है बुशरा बीबी की, और उन्होंने बताया कि जो बेटी उनसे मिल के आई हैं उन्होंने आके फिर ब्रीफ किया है कि बुशरा बीबी साहिबा को शक है कि उन्हें कोई मशकूक चीज़ खिलाई गई है खाने के अंदर, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उनका गला भी शदीद ख़राब है और उनको सीने में जलन सी महसूस होती है, अंदर मैदे में जलन महसूस होती है, और उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे छालों से भर गया है। और बुशरा बीबी साहिबा इस पूरी कैफियत की वजह से कुछ खाने पीने से भी कासिर हैं और अब वो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं पा रही हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा उनका हो रहा है और वो बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रही। तो उनकी तरफ से ये बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं, और उनकी जो बेटी थी वो इसके ऊपर खासी परेशान थी, और जाहिर है पीटीआई की तरफ से भी इसके ऊपर काफ़ी परेशानी का इजहार किया गया है। बुशरा बीबी साहिबा की ऑलरेडी पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहाँ पर उन्होंने ये इस्तदा कर रखी है कि उन्हें भी अडियाला जेल ही शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि बनीगाला में उनके ऊपर सख्त पहरा है, और जिस तरह से अब उनकी सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबर है, तो मेरा ख्याल इसको ज़रूर एड्रेस होना चाहिए और इसको इंक्वायर किया जाना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि खान साहब ने भी जो सज़ाएं हासिल की हैं 3 दिन में 3 सज़ाएं, उनके खिलाफ अब अपीलें सुबह दायर हो जाएंगी, होने जा रही हैं। इस पर भी बड़ी सब तशवीश का इजहार कर रहे थे कि पीटीआई के लोग आखिर क़यादत है किधर, ना उस तरह से कानूनी महाज पर नज़र आ रहे हैं, ना उस तरह से ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, और कल जो है वो यानी आज सुबह जब आप ये देख रहे होंगे मे भी फाइल की जा चुकी हों या की जाने वाली हों, तो जी उस पर भी उनकी जो चीज़ें हैं, अपीलें हैं, वो फाइल कर दी जाएंगी ज़मानतों के लिए भी और उन फैसलों को कलअदम करार दिए जाने के लिए भी। जो उनका एक और बड़ा अहम मामला था तोशा खाना वाला, जो कि अलकादे ट्रस्ट वाला मामला था, उसके ऊपर फर्दर अभी तक कोई आगे अब उस तरह से कार्रवाई नहीं बढ़ रही। जो पहले हम देख रहे थे कि केसेस को एक पहिए लगे हुए हैं, वो वाली अब इमरजेंसी वाली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जज बशीर साहब पहले भी जब आए हैं इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। इनफैक्ट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सिर्फ हाजिरी लगवा कर ही उनका अमला जो था वो चला गया, वो खुद तशरीफ भी नहीं लाए थे। और अब भी आज भी उनकी जो लास्ट कार्रवाई हुई है, तो उसमें भी उन्होंने कोई उसमें आगे डेवलपमेंट नहीं की है। वो पहले ही इन मुकदमात को सुनना नहीं चाह रहे, और ऊपर से उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, नासाज है, तो इसकी वजह से वो और मामला लटक रहा है। और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये फैसला हुआ है कि फ़िलहाल उनको मज़ीद जो है उनके जो मुकदमात हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। तो ये जी अब काफ़ी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो थी वो आज की वो मौलाना साहब के हवाले से थी, जिसको पीटीआई वाले भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और पीटीआई के मुखालिफिन भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस सारे में जो चीज़ एक देखने वाली है वो ये कि बहुत सारी इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके सच साबित होती चली जा रही हैं, और ख़ुद उनकी गवाहियाँ जो हैं उनमें मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस जो किरदार हैं वो खुद आके ये गवाहियाँ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रूर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ देखनी चाहिए कि कोई ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन वाला कमीशन बने, कुछ ना कुछ इस पे चीज़ें सामने आनी चाहिए। जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए मुल्क में, ताकि ये जो हमेशा रास्ते हम देखते हैं कि वज़ीर आज़मों के रुकते हैं, रोके जाते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।